हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4G के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना। इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रश्नावली 4G के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको समीकरण ज्ञात करना है, मूलों का योग और अंतर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि दो मूल x या y मान लीजिए, या अल्फा या बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मानेंगे तो लिखेंगे, माना कि दो मूल अल्फा व बीटा है। मैंने मान लिया कि दो मूल समीकरण के अल्फा व बीटा है। तो प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि मूलों का योग 5/4। प्रश्नानुसार मूलों का योग 5/4। मूल मैंने क्या माना, अल्फा और बीटा, इनका जो योग है वह आपका 5/4 है। ओके, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर बोला गया है कि मूलों का अंतर 1/4, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर है आपका 1/4। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आपको समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके अल्फा या बीटा की वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है आपका 5/4 और अल्फा माइनस बीटा बराबर है आपका 1/4। तो जोड़ेंगे तो ए बीटा प्लस ए बीटा माइनस कैंसिल होगा, ए अल्फा और अल्फा जुटेगा तो 2 अल्फा बराबर मिलेगा। दोनों के हर सेम है तो हर 4 आ जाएगा। उसके बाद से 5 में एक आपका जुड़ेगा 6/4, यानी 2 अल्फा बराबर आपका निकल गया 6/4। 2 अल्फा बराबर आपको मिल गया 6/4। यहाँ से 2 से कैंसिल करिए, 2 3 6, फिर 2 9 4। तो अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा 3/4। अल्फा का मान आपने निकाल लिया 3/4। अब अल्फा का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके बीटा का भी मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अल्फा का मान आपका है 3/4 प्लस बीटा बराबर है आपका 5/4। तो यहाँ से बीटा बराबर आपको मिल जाएगा 5/4 माइनस का 3/4। यहाँ पर भी हर सेम है तो 4 आ जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यहाँ से काटिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी आपने बीटा की वैल्यू निकाल लिया 1/2। अब आपने द्विघात समीकरण का फार्मूला पढ़ रखा होगा, होता है आपका x² माइनस मूलों का योग इंटू x होता है प्लस होता है मूलों का गुणनफल बराबर आपका होता है 0। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। x² माइनस मूलों का योग, मूल क्या क्या है आपका, एक आपका अल्फा का मान निकला 3/4 और बीटा का मान 1/2। तो 3/4 धन करेंगे 1/2 प्लस मूलों का गुणनफल, यानी 3/4 का आपको गुणा कर देना है 1/2 के बराबर 0। यहाँ से आपका x² माइनस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 4 और 2 का एलसीएम होगा 4। यहाँ से 3 प्लस 2 इंटू का x है, यहाँ पर भी x है, प्लस इसका गुणा कर दीजिए तो 3/8 आपको मिल जाएगा, बराबर आपका 0 है।
यहाँ तक यदि आप कर देते हैं, इसको आप जोड़ दे दिए 3 2 5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/4x। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं x² माइनस 5/4x प्लस का 3/8 बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको प्यारे दोस्तों एलसीएम लेकर के आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक भी आप करते हैं तो भी आपका आंसर सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 है। मूल आपको क्वेश्चन नंबर 17 का हल देखिएगा, यहाँ पर आपको मूल दे रखा है, एक मूल है -3 और दूसरा है -1। आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको पता है द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इनटू होता है x प्लस होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर आपका होता है 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग, मूल क्या है आपका -3 और -1, तो -3 और -1 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल यानी -3 गुणे कर देना है -1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x², -3 -1 करेंगे तो -4 इंटू x प्लस a माइनस प्लस और 3 का गुणा करेंगे तो 3 बराबर 0। यहाँ से आपका हो जाएगा x² माइनस और माइनस से आपका हो जाएगा प्लस 4x प्लस का 3 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कर मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। आपको इस समीकरण का विविक्तर ज्ञात करके मूलों का लक्षण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसको आपको विविक्तर ज्ञात करने के लिए आपको ABC की वैल्यू चाहिए। तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए आपको ax² प्लस bx प्लस c लिखेंगे। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर आपको a का मान मिल जाएगा 3, b का मान मिल जाएगा -7 और c का मान मिल जाएगा 5। तो आपने विविक्तर b बराबर पढ़ रखा होगा कि b² माइनस का 4ac होता है। यहाँ पर b का मान -7 है तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 5। तो यहाँ पर -7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, -4 × 12 25 60। तो यहाँ से आपको मिलेगा -11, यानी d का जो मान आया वो आपका ऋणात्मक आया। तो मैंने आपको बताया था यदि d का मान ऋणात्मक आए तो जो मूलों के लक्षण होते हैं वो काल्पनिक होता है। तो लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। बोला है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 और अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर मान 3/4 हो जाता है। केवल आपको इस क्वेश्चन का समीकरण बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले आपको समझना यह है कि भिन्न क्या होता है। भिन्न होता है जिसमें अंश और हर दोनों होता है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना कि भिन्न x/y है। मैंने मान लिया कि वह भिन्न आपका x/y है। पहला कंडीशन ये बोला है कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर, यानी x में भी एक जोड़ना है, ये आपका अंश है और ये आपका हर है, यानी x में भी एक जोड़ना है और हर y में भी एक जोड़ने पर इसका जो आंसर होता है वह 4/5 के बराबर होता है। फिर आगे बोला गया है अंश और हर दोनों में एक घटाने पर, अंश आपका x है इसमें से भी एक घटा दीजिए, हर आपका y है इसमें से भी एक घटाने पर
जो आपका मान आता है वो आपका 3/4 होता है। तो यही आपका आंसर होगा। केवल आपको समीकरण बनाना था कि अंश और हर में 1 जोड़ने पर 4/5 और अंश और हर से 1 घटाने पर 3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपसे पूछा जाए उसको आपको मान लेना है। यहाँ पर पूछा गया है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी रहमान की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु आपका x है। मैंने मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु x है। फिर आपसे क्वेश्चन के अनुसार यह पूछा गया है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब पहले समझिएगा, 3 वर्ष पूर्व ये आपका वर्ष में है। तो 3 वर्ष पूर्व कभी भी कहे, पूर्व की बात कभी भी करे तो आपको माइनस करना होता है, यानी कि वर्तमान आयु उसकी x वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो हो जाएगा आपका 3 वर्ष पूर्व यानी x - 3 होगा। फिर आगे बोला गया है अब से 5 वर्ष बाद, यानी अब से यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद कभी भी बाद की बात करें तो प्लस का करते हैं और पहले या पूर्व की बात करें तो माइनस। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यहाँ पर रहमान की आयु रहेगा, रहमान की आयु यहाँ पर 5 वर्ष, ये तो पूर्व है, ये आपका 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, रहमान की आयु बात के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो x प्लस का 5 हो जाएगा। फिर बोला गया है कि उनके व्युत्क्रम का योग, यानी 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद के जो व्युत्क्रम का योग है वो आपका 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x - 3 होगा और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x - 5 होगा, बराबर किसके है 1/3 की। ये आपका समीकरण आपका तैयार हो गया। बोला है व्युत्क्रम का योग, तो मैंने इसका व्युत्क्रम किया 1/x - 3 हो गया और इसका व्युत्क्रम किया 1/x - 5 हो गया। जो इन दोनों के व्युत्क्रम का योग है वो 1/3 के बराबर है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपका एलसीएम होगा x - 3 और एक ब्रैकेट में आपका होगा x + 5, हो जाएगा आपका x + 5 प्लस x - 3 बराबर आपका हो जाएगा 1/3। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से x और x जुटेगा तो आपका हो जाएगा 2x और प्लस 5 में से -3 घटेगा तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाय आपका इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा लीजिए तो x² हो जाएगा। x का 5 में गुणा करेंगे तो प्लस का 5x और इस -3 का x में गुणा करेंगे तो माइनस का 3x और -3 का प्लस 5 में करेंगे तो माइनस का 15 बराबर आपका हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से आपका 2x + 2, यहाँ से आपका x², 5x में से 3x घटाएंगे तो प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर आपका हो जाएगा 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6x + 6 बराबर आपका हो जाएगा x² + 2x - 15। अब 6x + 6 को मैं राइट साइड लेकर जाऊंगा तो माइनस में होगा तो x² + 2x - 15 माइनस का 6x -6 बराबर 0। तो यहाँ से आपका होगा x², ये आपका माइनस का 6x में से प्लस का 2x घटेगा तो माइनस का 4x और ये आपका माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस का 21 बराबर 0। अब आपका यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, वो 21 है। 1 और 21 का गुणा करेंगे 21 होगा। 21 का फैक्टर आपको ऐसे करना है, 21 का गुणनखंड आपको ऐसे करना है
कि जोड़ने और घटाने पर 4 आ जाए। तो 7 त्रिक 21, 7 में से 3 घटाएंगे 4 भी आ जाएगा और 7 का गुणा 3 में करेंगे 21 भी होगा। तो वही करते हैं, हो जाएगा आपका x² माइनस 7x माइनस का 3x माइनस 21 बराबर 0। तो x² माइनस 7x, इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस 21 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो x माइनस 7 हो जाएगा। इन दोनों व्यंजक में आपका प्लस का 3 कॉमन है तो x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। अब यह ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। अब x के दो मान आएंगे तो x माइनस 7 बराबर 0 से x बराबर आपका मिलेगा 7 और x प्लस 3 बराबर 0 से x का मान मिलेगा माइनस का 3। अब आपको माइनस वाला मान नहीं लेना होता है, यानी ऋणात्मक वाली वैल्यू नहीं लेना होता है, तो इसको छोड़ देंगे। तो x का मान कितना आ गया 7। तो x मैंने किसको माना था, मान की वर्तमान आयु को x माना था तो x की वैल्यू 7 आ गई, यही आपसे पूछा गया है। तो लिखेंगे अतः मान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपसे पूछा जाए उसको ही आपको x मान लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन आप लोग ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे हल, यहाँ पर पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल, तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर आपने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बोला गया है कि समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी आपको दे रखा है 360 किलोमीटर। तो यहाँ से आप समय निकाल लीजिए। आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। दूरी आपका है 360 किलोमीटर, चाल आपका x समय है तो किसमें होगा, घंटा में। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बोला गया है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर आपका पहले चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होने पर क्या आपका हो जाएगा, x धन 5 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समय निकाल लीजिए। तो दूरी तो सेम है, केवल चाल में चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पर चाल आपका x किलोमीटर प्रति घंटा था और यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो x प्लस 5 हो गया। दूरी तो सेम है तो समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी आपका है 360 और चाल आपका कितना है x प्लस 5, ये भी आपका घंटा में ही होगा। बोला है यदि x किलोमीटर से जब चलता था और जब उसमें x प्लस 5 कर दिया, यानी जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो जो समय का अंतर आ रहा है वो 1 घंटे का आ रहा है। तो आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। एक बात समझिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस वाले अगर x चाल से ट्रेन चलती है तो समय ज्यादा लेगा और यदि चाल को इन्होंने 5 बढ़ा दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसमें समय कम लेगा। तो अधिक समय वाले में से कम समय वाले को घटाएंगे तो जो उनका अंतर है, यानी जब x किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी और जब x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी तो दोनों के समय के बीच का अंतर 1 घंटा है। तो उसी पर आपको सॉल्व करना है। तो हो जाएगा आपका, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार यहाँ पर 360 बट्टे x माइनस का 360 बट्टे x धन 5 का जो डिफरेंस है वो 1 घंटा के बराबर है। अब इसी को आपको आगे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो आपका होगा x इंटू का x प्लस 5,
x प्लस 5 का 360 में मल्टीप्लाई होगा तो 360 का x में गुणा करेंगे तो 360x होगा, और 360 का 5 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1800, और 360 का x में गुणा करेंगे तो माइनस का 360x हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई चेंजिंग नहीं क्योंकि 1 है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा a 360x 360x कैंसिल, तो आपको मिलेगा 1800 बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर धन 5x, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर धन 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब आपको 1800 का गुणनखंड ऐसे करना है कि जोड़ने और घटाने पर 5 और गुणा करने पर 1800 आ जाए। तो यदि आप 40 गुणे 45 करते हैं तो 40 और 45 का आपस में गुणा कराएंगे तो 1800 भी आएगा, और 45 में से 40 आप घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो वही कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ से आपका x कॉमन है केवल, तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 45 हो जाएगा। इन दोनों व्यंजक में माइनस का 40 कॉमन है तो x धन 40 यहाँ पर भी हो जाएगा, सॉरी 45 यहाँ पर भी हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 0। अब यह ब्रैकेट सेम है, तो x धन 45 एक ब्रैकेट में और x माइनस का 40 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब x के दो मान आएंगे, x प्लस 45 बराबर 0 से निकालेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 45, और x माइनस 40 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा 40। ये किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको माइनस वाला मान तो नहीं लेना है, तो x का कितना मान आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने रेलगाड़ी की चाल क्या माना था? x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो आपके रेलगाड़ी की चाल आ गई वह x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। भरने के आपको समय को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज आपसे पूछी जा रही है उसको आपको x मान लेना है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में लगा समय, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि छोटे नल द्वारा, मैं मान लेता हूँ कि छोटे नल द्वारा लिखेंगे माना कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय बराबर x। मैंने मान लिया कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो बड़ा वाला नल है हौज को भरने में छोटे वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो लिखेंगे बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय क्या होगा x माइनस का 10। ये घंटे में है तो घंटा यहाँ लिख दीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने मान लिया कि जो छोटा वाला नल है वह टंकी को, हौज को x घंटे में भर सकता है। आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बड़ा वाला नल है हौज को भरने में छोटे वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे लिखा गया है कि दोनों नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो लिखेंगे दोनों नलों द्वारा
हौज को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय, लगा समय कितना है 9 सही 3/8 है आपका। तो 9 × 72 75/8 घंटा लगता है। कब? जब दोनों नल एक साथ हौज को भरते हैं तब। अब यहाँ से निकाल लीजिए कि 1 घंटे में कितना भाग छोटा नल भरेगा और 1 घंटे में कितना भाग बड़ा नल भरेगा। तो लिखेंगे 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग, भरा गया भाग। यहाँ पर आपका पूरी हौज को भरने में x घंटा लेता है, तो 1 घंटे का जो भरा गया भाग होगा वो आपका x 1/x होगा। वहीं पर आपका 1 घंटे में बड़े नल की बात करें तो बड़े नल द्वारा भरा गया जो भाग होगा वो आपका 1/x - 10 होगा। ओके। और यदि मैं दोनों नल की बात करें 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, तो दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग जो होगा वो आपका अभी 1/75/8 के रूप में होगा। 1/75/8 इसको हम क्या ले सकते हैं 8/75। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, छोटे नल को हौज को भरने में लगा समय x घंटा, तो बड़े नल का x - 10 हो गया। फिर दोनों नल यदि काम करते हैं तो 75/8 घंटा लगता है। तो मैंने 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग निकाला तो 1/x आया। अब बड़े नल द्वारा 1/x - 10 आया। यदि दोनों नल की बात करें कि 1 घंटे में कितना भाग हौज का भरेंगे, तो आपका 8/75 आया। अब यहाँ से आपको आगे सॉल्व कर लेना है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों नल मिलकर के आपका इतना भर है तो एक ही भाग कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 1/x धन का 1/x - 10 बराबर आपका है 8/75। मैंने क्या किया, छोटे नल का एक घंटे का भाग, बड़े नल का 1 घंटे का भाग और दोनों नल के 1 घंटे का भाग आपस में बराबर कर दिया। तो यहाँ से आपका x - 10 और यहाँ से आपका x - 10 प्लस का x बराबर आपका हो जाएगा 8/75। यहाँ से आपका हो जाएगा 2x - 10 बराबर, इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x² - का 10x बराबर आपका हो जाएगा 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 75 दूना 150x - का 750 बराबर 8x² - का 80x। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8x² और ये आपका प्लस का 150x है। जब राइट साइड जाएगा तो माइनस का 80x है ही, माइनस का आपका हो जाएगा 150 है, ये माइनस का 750 है, राइट साइड जाएगा तो प्लस का 750 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं 8x² 80x और 150x आपको कितना होगा 230x प्लस का 750 बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरे व्यंजक से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 मैं कॉमन ले लिया तो बचेगा आपका 4x² माइनस का 115x प्लस का 375 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² माइनस का 115x प्लस का 375 बराबर 0। अब आपको इसको यदि आप श्रीधराचार्य के नियम से लगाते हैं, सॉरी द्विघात समीकरण के रूल से लगाते हैं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको क्या श्रीधराचार्य के नियम से लगाना पड़ेगा। आपका फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर आपको a का मान आपका कितना है, a का मान आपका है 4, b का मान है माइनस का 115 और c का मान है 375। अब सारी वैल्यू यहाँ पर आपको रख देना है तो रख देते हैं। तो यहाँ पर माइनस है फार्मूले से और ये आपका है माइनस b, तो माइनस 115 है तो a माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से आपको मिलेगा 115
प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस का 115 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 ए का मान आपका कितना है 4 और सी का मान आपका कितना है 375 बटे 2a 2a का मान कितना है 4। तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 115। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो रूट के बाहर आएगा, फाइनली मैंने सॉल्व कर रखा है, वो आपका 85 आएगा डिवाइडेड बाय 4 दूना 8। अब यहाँ पर x के दो मान आएंगे, एक प्लस पर और एक माइनस पर। तो x बराबर एक प्लस पर लेते हैं 115 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 8। 115 और 85 जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0, 8 9 1 10 को 0, 1 1 2 बट्टे 8। इसको कैंसिल करिए तो 8 दूना 16, 8 पचे 40 यानी x का मान आपका आ गया 25 है। अब ये तो मैंने प्लस पर लिया, माइनस पर भी ले लेते हैं। तो x बराबर 115 माइनस का 85 बट्टे आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ से आपका 115 में से 85 घटाइए, 5 5 0, 11 में से 8 आपका 3 बचेगा बट्टे 8। तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 15 बट्टे 4 यानी 4 3 12 3 15 बट्टे आपका 4। तो यहाँ पर आपने x का मान एक आपका आ गया 25 और x का मान एक आपका आ गया x माइनस 3 बट्टे 4। तो यहाँ पर यदि मैं x का मान 25 लेता हूँ तो छोटे नल द्वारा हौज को जो भरने में लगा समय होगा वो आपका होगा 25 घंटा। हम बड़े नल की बात करें तो x का मान कितना लेना है 25। तो 25 माइनस का 10, 25 में से 10 घटाएंगे 15 घंटा। यानी छोटा नल जो है हौज को भरने में 25 घंटे का समय लेगा और बड़ा नल जो है हौज को भरने में 15 घंटे का समय लेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य में स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपसे पूछा जाए उसको आपको x मान लेना है। यहाँ पर पूछा गया है दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या होगा, एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है यानी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब समय निकाल लेते हैं। यदि मैं सवारी गाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय कर रहा है 132 किलोमीटर, तो लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, आपका समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपका 132 और चाल आपका क्या है x, और एक इसमें आएगा घंटे में। फिर ये तो सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 132 बटे x घंटा आ गया। अब एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की
दूरी तय करने में लगा समय निकाल लीजिए। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो सेम है 132 किलोमीटर ही, लेकिन चाल इसका x प्लस 11 है, तो x प्लस 11 घंटा आपका हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि जो इन दोनों के समयों का अंतर है 1 घंटा कम, यानी कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी की तुलना में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक तेजी से चलती है, तो यह अधिक तेजी से चलती है और ये कम स्पीड से चलती है। तो इनकी जो समय का अंतर है 132 किलोमीटर को कवर करने में जो समय का अंतर है वो 1 घंटा का है, यानी यह गाड़ी आपकी जो है सवारी गाड़ी वो 1 घंटा ज्यादा लेती है एक्सप्रेस गाड़ी से। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर आपका इसका समय आपने क्या निकाला है 132 बट्टे एक्स माइनस का 132 बट्टे एक्स प्लस 11। इनके दोनों में समय का अंतर आपका 1 है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 132 का गुणा आपका होगा x प्लस 11 में माइनस का 132 बट्टे आपका हो जाएगा x धन 11 बराबर आपका हो जाएगा 1 बट्टे। अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू होगा क्योंकि 1 है। तो 132 का x धन 11 में गुणा करेंगे तो 132x और 132 का 11 में कर देते हैं तो प्लस होगा 11 दूना 22 को 2 होगा, 11 के 33 2 35 को 5 होगा, फिर 11 कम 11 और 3 14 होगा बराबर माइनस का 132 x बराबर आपका हो जाएगा x का x धन 11 में भी गुणा कर लीजिए तो x स्क्वायर धन 11x हो जाएगा, a इससे कैंसिल होगा तो यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर धन 11x और ये आपका लेफ्ट साइड में 1452 है, राइट साइड में जाएगा माइनस का 1452 बराबर 0। अब आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1452 का 1 में गुणा करेंगे 1452 ही आएगा। 1452 का आपको गुणनखंड ऐसे करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका 11 आ जाए और गुणा करने पर 1452 आ जाए। तो यदि आप 44 गुणे 33 करते हैं तो 44 और 33 का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1452 भी आएगा और 44 में से 33 घटाएंगे 11 भी आएगा। तो x स्क्वायर धन 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो x धन 44 हो जाएगा। इन दोनों व्यंजक से माइनस का 33 कॉमन लेते हैं तो x धन 44 यहाँ पर भी हो जाएगा बराबर 0। यह ब्रैकेट सेम है तो x धन 44 एक ब्रैकेट में और x माइनस का 33 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब x के दो मान आएंगे, x धन 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0 से तो x बराबर यहाँ मिलेगा माइनस का 44, x बराबर यहाँ मिलेगा 33। हमेशा आपको ऋणात्मक वाला मान नहीं लेना होता है, यानी आपको माइनस का 44 नहीं लेना है तो x का मान लेना है आपको 33, यानी x की वैल्यू आपने 33 निकाल ली, यानी कि आपने सवारी गाड़ी की औसत चाल निकाल ली 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना आ जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं पर एक्सप्रेस की देख लेते हैं। एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितना होगा 33 से आपका x का मान रखेंगे और 33 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आपने सवारी गाड़ी की औसत चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो उसको भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।